हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आज आपको उत्तर का विशाल मैदान का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने कहां कहां तक बता दिया था वो आप देखिए, लेकिन इस बीच में मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे मेरी ये स्पेशल गुजारिश है। देखिएगा, मैंने आपको उत्तर का जो विशाल मैदान है उसे दो भागों में बांटा था। एक भाग था भौतिक विभाजन, दूसरा आपका जो था वह था प्रादेशिक विभाजन। दो भागों में बांटा था मैंने इसको। तो आप देखिएगा, भौतिक विभाजन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, भौतिक विभाजन में मैंने जो सबसे पहले जो बताया था वो भागर का मैदान बताया था। भागर का मैदान। नंबर 2 पर बताया था तराई का क्षेत्र, तराई का मैदान। इसके बाद जो मैं आज टॉपिक बताऊंगा वह टॉपिक आज आपका होगा वांगर, वांगर का मैदान, जिसमें रेह और भूड़ भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर आपका खादर, खादर का मैदान। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेल्टा का मैदान, डेल्टा का मैदान। तो दोस्तों देखिए, प्रादेशिक के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन भौतिक विभाजन में मैंने आपको जो बताया था आज तक, अब तक वह भागर का मैदान बता दिया था, तराई का मैदान बता दिया था। आज मैं आपको बागर का मैदान बताऊंगा और खादर का मैदान बताऊंगा और डेल्टा का मैदान बताऊंगा। तो आप इसे टॉपिक को नोट कर लीजिए। टॉपिक हेडिंग डालना है बागर का मैदान। मित्र, आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें, ताकि मैं आपको जो भी चीज बोर्ड पर लिखूं वो आप उस अपने नोट में नोट करते जाइए, और जिससे आपका एक अच्छा नोट तैयार हो सके। मेरे साथ आप इंडिया का मैप जरूर बना लीजिए, और हमेशा मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम दो उसमें आपको हर क्षेत्र के बारे में पता चल सके। तो आज का टॉपिक है बागर का मैदान। देखिएगा, बागर का मैदान। बागर का मैदान देखिए, बागर के मैदान में तो समझने से पहले आप एक सबसे पहले इस तरीके से एक मैप बना लीजिए, एक ड्राइंग कर लीजिए इस तरीके से। मान के चलिए ये मैंने जो बनाया है, पर्वत श्रेणी बनाई है, वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी। देखिए मित्र, ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये वाली मान चलिए यहां से यहां तक ये। इसके बाद जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था, ये वाला कंकड़ पत्थर वाला बजरी वाला क्षेत्र बताया था, इसे भावर क्षेत्र कहते हैं। आप मेरे साथ इस तरह ड्राइंग करते चलिए, ताकि आपकी समझ में आ जाए। इसमें मैंने बताया था, इसमें नदियां प्राय विलुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। यह आपका भागर क्षेत्र है, भावर, भावर का मैदान है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है, जिसको मैं आपको बता चुका हूं। अभी मेरे साथ इस तरह ड्राइंग कर लें। ये तराई का क्षेत्र है, भारत का विभाजन इसी तरीके से तराई का क्षेत्र, यह तराई का मैदान, यह आपका तराई का मैदान है।
इसके बाद जो कंडीशन देखिए, नदियां, मैंने बताया था नदियां भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, और भावर क्षेत्र से जिस तरह तराई क्षेत्र में, इस तरह तराई के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो कई शाखाओं में तराई के क्षेत्र में बढ़ जाती हैं। फिर एक बात सुनिए, हिमालय शिवालिक से निकलने वाली नदियां भावर के क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर कंकड़ पत्थर बहुत मात्रा में होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उसके नीचे होकर बहती है, इसलिए नदियां विलुप्त हो जाती हैं और यह कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इसके बाद ये नदियां क्रमशः तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनकी शाखाएं विशाल हो जाती हैं, और ये तराई क्षेत्र को दलदली क्षेत्र बना देती हैं। लेकिन जैसे जैसे तराई क्षेत्र को नदियां पार करती हैं तो नदियां क्रमशः 1, 2, 3 मतलब मोटी मोटी बड़ी बड़ी शाखाओं बढ़ जाती हैं। जैसे इस तरीके शाखाओं बढ़ जाती है, उनका जल इस तरह शाखाओं बढ़ जाता है, इस तरह से शाखाओं में बढ़ जाता है। तो आज का जो बागर क्षेत्र है, बागर क्षेत्र है, वो इसी में पड़ता है, इसी में बताऊंगा मैं। तो देखिए, जब नदियां अपने वेग पर होती हैं तो ये बहुत मात्रा में जल लेकर के आती है, मतलब बाढ़ के रूप में आती है। तो बाढ़ के रूप में यह पर्वत श्रेणियों से जो भी छोटे छोटे रेत के कण होते हैं वो इस मैदान में बिछा देती है, जब नदियों में बाढ़ आती है, इस तरीके से, तो इस क्षेत्र में इस तरह बिछा देती है। इनको मिटा देते हैं, दो को, ताकि आपको एक समझ ठीक से आ जाए। इस तरीके से नदी का जल अपने साथ लाए हुए हिमालयी अवसादों को इस तरह बिछा देती है। जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ के दौरान इनका पानी यहां तक पहुंच जाता है, इनका पानी काफी लंबे क्षेत्र में फैल जाता है, जिसे मैदान कहते हैं। यद्यपि ये गंगा का मैदान है, इसका निर्माण भी इसी तरीके से हुआ है। नदियों में बाढ़ से जो उनके साथ लाए गए हिमालयी अवसाद होते हैं, उनसे हमारे गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, पटना इसी मैदान में है, गंगा के मैदान में। अब देखिए, बागर किसे कहते हैं? जब नदियां अपने साथ हिमालय का विशेष अवसाद लेकर के एक विशेष क्षेत्र में, मान के यहां पर बिछा दी, इतने क्षेत्र में इन्होंने बिछा दिया, ये क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में यहां तक बिछा देती है। हुआ ऐसा कि यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन इसी बीच में नदियां अपने गार्ज को, गहराई को और अधिक गहरा कर लेती है, जिस कारण पहले नदियों का पानी यहां तक आता था, बाढ़ का पानी यहां तक आता था, लेकिन नदियों ने अपने गार्ज को गहरा कर लेने के कारण अब वह पानी यहां तक ही वह सीमित रह गया, अब बाढ़ का पानी यहां तक ही सीमित रह गया। तो ये जो क्षेत्र बच रहा, जिस जगह पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे मृदा को हम लोग बागर मृदा कहते हैं, दोबारा समझिए, यहां पर एक पॉइंट है। नदियों का पानी एक विस्तृत क्षेत्रों में बाढ़ के कारण पहुंच जाता है और वह अपने साथ लाए गए अवसाद को एक विशेष क्षेत्र में फैला देती हैं। तो ऐसे मैदान को जलोढ़ मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान। ये कैसा मैदान है? ये संपूर्ण कैसा मैदान है मित्र? जलोढ़ मैदान है, ये जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान, इस जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मैदान होता है, वो दो तरह का होता है, एक तो बागर होता है और दूसरा खादर होता है। एक बागर होता है, एक खादर होता है। बागर जो जलोढ़ होता है, इसमें मैंने बताया कि नदियों ने अपना गाज गहरा कर लेने के कारण इस क्षेत्र में पुनः वो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इससे लंबे समय तक वह मिट्टी पुरानी पड़ जाती है, जिसे बागर मृदा या बागर मृदा कहते हैं, या बागर मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बागर मैदान कहते हैं। ये कैसा मैदान है? बागर का मैदान। आप कह सकते हैं बागर का मैदान है। बागर जो क्षेत्र होता है उसमें पुरानी मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो आप लिख सकते हैं
बागर मैदान, बागर मैदान पुरानी जलोढ़, जलोढ़ मृदा से बना होता है। पॉइंट है ये, जो बागर का मैदान होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा से बना होता है। पहला पॉइंट ये क्लियर है कि जो बागर मृदा होती है वह पुरानी जलोढ़ मृदा से बनी। अब देखिए इसके बाद आता है खादर। खादर जो मैदान होता है वो भी वह जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि जो नदियां हैं वह अपने साथ एक सीमित क्षेत्र तक अपना जल का फैलाव कर देती हैं, जिसके कारण यह यहां से मिट्टी नदियों के द्वारा क्रमशः लाती लाती रहती हैं और ले जाती रहती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहते हैं। ये क्या क्षेत्र है? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र जो होता है वो नई नई जलोढ़ मृदा होती है। खादर क्षेत्र होता है वो नई जलोढ़ मृदा होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बारे में क्रम से एक एक करके बताऊंगा। देखिए बागर क्षेत्र में देखिए पहला पॉइंट ये है, समझिए बागर का मैदान, बागर का मैदान पुरानी जलोढ़ मृदा से बना होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि बागर के मैदान का निर्माण, बागर के मैदान का निर्माण बाढ़ द्वारा, नदी की बाढ़ द्वारा लाए गए अवसाद द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है, लेकिन लंबे समय तक नदी का जल उस स्थान पर या उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता, जिस कारण उस क्षेत्र की मृदा, नोट कर लीजिए आगे और बताता हूं मैं, उस क्षेत्र की मृदा, उस क्षेत्र की जलोढ़ मृदा पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती है। इस पुरानी मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। नोट कर लीजिए मित्र, आप मेरे साथ नोट करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है बांगर का मैदान, बांगर का मैदान
नदियों से दूर होता है। बांगर का मैदान नदियों से दूर होता है। नेक्स्ट, इस मैदान में, मतलब बागर के मैदान में कंकड़ अत्यधिक पाए जाते हैं। कंकड़ अत्यधिक पाए जाते हैं। नोट करिए। कंकड़ अत्यधिक पाए जाते हैं जो अशुद्ध जो अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इस क्षेत्र में मित्र कंकड़ पत्थर बहुत पाए जाते हैं और यह कंकड़ पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट से इस कैल्शियम कार्बोनेट से सोना प्राप्त होता है। सोना प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए। इसी में और लिखिए, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी नहीं होता। क्योंकि कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसी कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। लेकिन मानवीय श्रम द्वारा मानवीय श्रम एवं तकनीकी द्वारा इसे कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इसे कृषि योग्य बनाया जा रहा है। नोट करते जाइए मेरे साथ। देखिए, जो बागर है, बागर का मैदान है, इसमें दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बागर का मैदान में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें एक को कहते हैं रेह। रेह आपने सुना होगा। प्राचीन समय में मतलब कुछ समय पहले ही रेह नामक तो जमीनी मिट्टी होती थी, उससे लोग कपड़े धोते थे और कपड़े बहुत साफ हो जाते थे। उसका कारण क्या था? वो मिट्टी कैसी थी? बागर मिट्टी थी। कैसी मिट्टी थी? बागर मिट्टी थी। इस पे लिखिए, रेह। रेह किसे कहते हैं? देखिए, बागर मिट्टी का अत्यधिक सिंचाई करने के कारण मित्र, ये सिंचाई कृत्रिम भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। जो बागर मिट्टी पर जो सिंचाई होती है वो कृत्रिम मनुष्य द्वारा भी हो सकती है और प्रकृति द्वारा भी हो सकती है। के कारण इस मिट्टी के ऊपर एक परत जम जाती है। एक परत जम जाती है।
इसे यह परत लवणीय होती है। यह परत लवणीय होती है, इसे ही रेह कहते हैं। इसे ही रेह कहते हैं। रेह कहते हैं। वो छोटा, थोड़ा छोटा मित्र, इसे ही रेह कहते हैं। देखिए फिर बताऊंगा कि बागर क्षेत्र में, बागर का जो मैदान होता है उसमें यदि प्राकृतिक तरीके से या कृत्रिम तरीके से उसमें पानी भर दिया जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, सफेद एक लमड़ी प्रकार की। इसका प्रयोग पुराने समय में, कुछ समय पहले, पास्ट टाइम में लोग कपड़े धोने के लिए करते थे। इसमें सोडियम क्लोराइड होता था। इसमें क्या होता था? सोडियम क्लोराइड होता है। तो रोई में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। उसकी एक रेह जम जाती है, तो उस परत को रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। नोट कर लीजिए, आप इसे ऐसे शॉट ले लीजिए। रे के बाद मैंने आपको बताया था भूड़। रे के बाद मैंने आपको बताया था भूड़। भूड़, देखिए भूड़ में क्या होता है? भूड़ में ये होता है कि जो भावर वाला क्षेत्र क्षेत्र होता है, जो बागर क्षेत्र होता है, जो बागर क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कंकड़ पत्थर तो होते ही हैं, लेकिन किसी कारणवश, जैसे धूप, वायु के कारण वहां से जो मिट्टी होती है उसका अपक्षय और अपर्दन हो जाता है। अपक्षय अपर्दन का मतलब होता है वहां से मिट्टी हट करके एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। मिट्टी का हटना अपने स्थान से अपक्षय और दूसरे स्थान पर पहुंच जाना उसे अपर्दन कहते हैं। इसके यह नदियों द्वारा या वायु द्वारा या अत्यधिक वर्षा द्वारा या अत्यधिक धूप के कारण ऐसा होता है। तो अब मैंने आपको बताया कि बागर क्षेत्र में क्या होता है कि कंकड़ पत्थर होते हैं, तो जो मिट्टी जो उसके ऊपर होती है वो वहां से हट जाती है और शेष जो कंकड़ पत्थर दिखाई देने लगते हैं उससे ही भूड़ कहते हैं। उससे ही भूड़ कहते हैं। तो अब नोट करके देखिए, नोट करिएगा। जब बागर मैदान की मुलायम मिट्टी मिट्टी का अपक्षय, अपक्षय मतलब होता है मिट्टी का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गिर जाना, पास में। अपक्षय अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है उस स्थान से किसी अन्य स्थान पर चले जाना, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, वर्षा द्वारा, बाढ़ द्वारा। अपक्षय अपर्दन होने के कारण, होने के कारण जो कंकड़ पत्थर दिखाई देने लगते हैं, देने लगते हैं, उसे भूड़ कहते हैं। उसे भूड़ कहते हैं। उसे भूड़ कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। भूड़ में मित्र, भूड़ में भूमिगत जल पाया जाता है। भूड़ में भूमिगत जल पाया जाता है। भूड़ में भूमिगत जल पाया जाता है। नोट कर लीजिए आपसे। अब तक मैंने आपको बताया बागर के बारे में, अब आपको खादर के बारे में बताऊंगा। खादर का मैदान, हालांकि इसके बारे में मैंने जैसा आपको समझा चुका हूं कि नदियां अपने साथ, जैसे ये नदी है, ये नदी बह रही है, यह अपने साथ लाए गए अवसादों को इस क्षेत्र में लगातार बिछाती रहती है। इस क्षेत्र में लगातार बिछाती रहती है, तो यह क्षेत्र खादर कहलाता है। कैसा कहलाता है? खादर। यह क्षेत्र कैसा कहलाता है? खादर क्षेत्र कहलाता है। और नदियां हमेशा इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त रखती हैं, नई मृदा को अपने क्षेत्र में बिछाती रहती हैं। तो पहली विशेषता इसकी यह हुई कि यह नदियों के जस्ट पास होता है। जो खादर का जो मैदान होता है, खादर जलोढ़ मृदा का मैदान होता है, वह इसके नदियों के पास होता है। खादर का मतलब मित्र ये होता है नवीन जलोढ़ मृदा।
इसका संक्षिप्त अर्थ लिखेंगे खादर का, खादर मृदा का, खादर मैदान का अर्थ लिखेंगे सीधे सीधे, तो यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है। यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है। पहला पॉइंट ये है। खादर मृदा कैसी होती है? खादर का मैदान कैसा होता है? नवीन जलोढ़ मृदा होती है। तो नदियां अपने साथ जो हिमालय अवसाद को लेकर के आती हैं और अपने किनारे पर किनारे किनारे जो भी क्षेत्र होता है उसे बिछा देती है। तो खादर का जो मैदान होता है वो नवीन जलोढ़ मृदा का होता है। आप नोट कर लीजिए, फिर और आगे ठीक से बताता हूं। मित्र स्क्रीन शॉट ले लिया करिए साहब। जैसे खादर, मैं आपको बता रहा था खादर का मैदान। देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको यह बताया इसमें, यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है। यह नवीन जलोढ़ मृदा होती है। दूसरा पॉइंट, यह मृदा नदियां अपने पास के मैदानों में बिछा देती है। नंबर 3 पे लिखिए, यह मृदा, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ होता है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ होता है जो कृषि के लिए उपयोगी है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें नदियां अपने साथ जो हिमालय अवसाद लेकर के आती हैं, उसमें अनेक फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं जो नदियां अपने क्षेत्र में बिछा देती हैं। इसलिए यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसमें गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, दलहन, तिलहन, आलू आदि फसलें होती हैं। आदि फसलें होती हैं। नोट कर लीजिए मित्र इसको। नोट कर लीजिए आप मेरे साथ इसको, या स्क्रीन शॉट लीजिए करो मित्र। आप मेरे साथ स्क्रीन शॉट देते रहेंगे तो यह है, आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, यहाँ पर मैं कहीं दूसरी जगह से क्लास ले रहा हूँ, मैं इस कारण बोर्ड छोटा है। यह मित्र मैंने आपको खादर का क्षेत्र बताया, खादर का मैदान बताया। अब आप देखिए डेल्टा, डेल्टा का मैदान, डेल्टा का मैदान, डेल्टा का मैदान मित्र, इसे मैं पुनः एक बार ठीक से फिर बताऊंगा। आप मेरे साथ मैपिंग करते चलिए। एक बार अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो शायद आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र बताया था मैंने, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाला, ये वाला, ये भावर का मैदान बताया था मैंने। ये कौन सा मैदान बताया था? भावर का मैदान बताया था। इसे भावर का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर का मैदान कहते हैं। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है और ये भावर का क्षेत्र है, भावर का मैदान है। इसके जस्ट बाद ये जो दलदली क्षेत्र है, ये तराई का मैदान है। ये तराई का मैदान है।
इसके बाद मित्र ये वाला क्षेत्र है, ये बांगर और खादर वाला क्षेत्र है। ये बांगर और खादर वाला क्षेत्र है, बांगर और खादर का मैदान है। इसके बाद जो नदियां हैं का वेग कम हो जाता है और वह इस तरीके से समुद्र के किनारे, सागर या महासागर के किनारे इस तरीके का डेल्टा बना लेती है। जैसे गंगा नदी इस तरीके प्रभावित होती है, इस तरीके से यहां पर इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिल जाती है बंगाली खाड़ी में, फिर यहां पर इस तरह से बंगाली खाड़ी में डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है इस तरीके से। ये वाला नदियों का जो कई शाखाओं बढ़ जाना सागर या महासागर में, तो फिर डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये क्षेत्र आपका कौन सा है? डेल्टा क्षेत्र। जैसे भारत में देखा जाए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। भारत में कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा इसलिए से कहा जाता है कि इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जो दूर से या सैटेलाइट से देखने पर बहुत सुंदर लगते हैं। इसी कारण जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा का निर्माण इस तरीके से होता है। इसकी जो सीरीज है वो आप इस तरह समझ सकते हैं। सबसे बाबर का क्षेत्र है, तराई है, बागर या खादर का मैदान है, उसके बाद डेल्टा है। अगर सीरीज लगाने की आ जाती है तो आप सीरीज लगा सकते हैं इस तरीके से, अगर आपने इस तरह प्रैक्टिस की है। तो इसके बारे में एक दो पॉइंट लिखाऊंगा मैं, नोट कर लीजिए। देखिए डेल्टा यह खादर मैदान का ही विस्तृत रूप होता है, विस्तृत रूप होता है, जो नदियों के आखिरी मुहाने पर, आखिरी मुहाने पर बनता है, आखिरी मुहाने पर बनता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी बनता है। क्या बनता है? बंगाल की खाड़ी में बनता है। नोट कर लीजिए मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जिस बंगाली खाड़ी बनता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अब नोट इसी में आगे है ये, जिसे सुंदरवन का, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, कहते हैं। इस सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहा जाता है, एक सेकंड, इसलिए कहा जाता है कहा जाता है क्योंकि यहां पर, यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरी नामक वृक्ष, वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगला,
सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज तक जो मैंने बताया वो भौतिक विभाजन बताया था। अगले जब वीडियो आप देखेंगे उसमें मैं आपको प्रादेशिक विभाजन बताऊंगा, जिसमें राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो आपको नेक्स्ट वीडियो आपका वेट करिए, उसे आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, प्रिय दोस्त, प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता हूं। जय हिंद।